बदला नागिन का स्टार्ट करते हैं। तुम एक जानलेवा बीमारी का शिकार हो बेटा, लेकिन उसकी पुष्टि के लिए तुम्हें मेरे निर्देश पर चलना होगा और 14वीं की रात तक इंतजार करना पड़ेगा। उस रात तुमने सोना नहीं है, सोने का बहाना करके लेटे रहना है। 14वीं की रात तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ कमरे में होनी चाहिए। यह गुरुजी ने कहा था। एक भयानक कहानी। उस पहाड़ी गांव में सांप खुलेआम घूमते थे। न वो इंसानों को कुछ कहते थे, न इंसान उनसे डरते थे। यहाँ तक कि बच्चे भी सांपों से खेलते रहते थे। फिर एक दिन वहां के महाजन ने घोषणा कर दी कि वो सांपों की नस्ल ही खत्म कर देगा। आखिर क्यों? जम्मू शहर के पास नागपुर नाम का एक गांव था। जंगलों और पहाड़ों से घिरा यह गांव था। इन जंगलों में सांप बहुतायत में थे, इसीलिए इसका नाम नागपुर रखा गया था। नागपुर में हिंदू आबादी ज्यादा थी, जबकि मुसलमान कुछ कम थे। गांव का सबसे अमीर शख्स मोहन लाल था। इस गांव में उसकी जमीन और जायदाद सबसे ज्यादा थी। गांव में उसकी बड़ी सी भव्य महल जैसी हवेली थी। यह हवेली सफेद महल के नाम से मशहूर थी। नौकरों की एक फौज जैसे इस हवेली में अलग अलग कामों के लिए तैनात थी। मोहन लाल दौलतमंद होने का भरपूर नाजायज फायदा उठा रहा था। वो एक अय्याश शख्स था। शराब और शबाब उसकी कमजोरी थे। श्रीनगर और दिल्ली में भी उसकी कोठियां थीं और वो गांव से उकता जाता तो शहर की तरफ निकल जाता था। वो अपने गांव के अलावा इधर-उधर मुंह मारने से भी बाज न आता था। बहु बेटियों वाले गरीब लोग उससे तंग और दुखी थे, मगर उसके खिलाफ आवाज उठाने और उसे किसी काम से रोकने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता था। सभी बड़े जमींदारों और जागीरदारों की तरह मोहन लाल को शिकार का भी बहुत शौक था। वो अक्सर अपने नौकरों की फौज के साथ जंगलों और पहाड़ों में शिकार खेलने जाता रहता था। इन जंगलों में बारहसिंघे और हिरण भी पाए जाते थे और मोहन लाल इन्हीं का शिकार करता था। सांपों से उसे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि सांप तो नागपुर के जंगल के अलावा गांव में भी इधर-उधर घूमते रहते थे। दरअसल वहां के सांप किसी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, इसीलिए गांव के लोग यहाँ तक कि बच्चे भी सांपों को देखकर खौफ नहीं खाते थे। गांव के लोग इन सांपों को कुछ नहीं कहते थे और न हो उन्हें मारते थे। इस गांव के वासियों और सांपों में जैसे एक मित्रतापूर्ण वातावरण का समझौता था। मोहन लाल के दो बेटे थे, अनिल कुमार बड़ा और अशोक कुमार छोटा। वो दोनों ही मर्दाना खूबसूरती की मिसाल थे और आनंद कुमार उन्हें बहुत चाहता था। मोहन लाल अक्सर उन्हें भी शिकार पर अपने साथ ले जाता था, इसलिए वो दोनों पक्के निशानेबाज बन गए थे। छोटा बेटा अशोक बहुत ही शरारती था। गांव के लोग उसकी शरारतों से बहुत परेशान थे, लेकिन मोहन लाल के खौफ से कोई कुछ कह नहीं पाता था। अशोक जब अपने बाप के साथ शिकार पर जाता था तो वहां भी अपनी शरारतों से बाज नहीं आता था। वो जंगल में सांपों को तंग किया करता था। उसका बाप मोहन लाल और भाई अनिल उसे बहुत समझाते थे, मगर वो फिर भी बाज न आता था और वो सांपों से छेड़छाड़ कर उनसे मजे लेता रहता था। गांव के पश्चिम में एक झील थी। पहाड़ों से पानी निकलकर उस झील में जमा होता और फिर झरने की तरह बहने लगता था। पहाड़ के दहाने पर एक गुफा थी, जिसकी ऊंचाई इतनी थी कि इंसान का वहां तक पहुंचना नामुमकिन था। गुफा में एक अजगर रहता था जो महीने में एक बार 14वीं की रात को गुफा से बाहर निकलता था और पूरी रात झील के पानी में गुजारने के बाद सुबह सूरज में निकलने के थोड़ी देर बाद वापस गांव लौट जाता था। वो अजगर गांव वालों के लिए एक मसीहा की हैसियत रखता था। किंवदंती थी कि जिस रात वो अजगर पानी में रहता है, पानी का रंग हरा हो जाता है और पानी में त्वचा की कोई भी बीमारी समाप्त कर देने की क्षमता पैदा हो जाती है। इसलिए त्वचा संबंधी रोगों के रोगी चांद की 14वीं रात का बेसब्री से इंतजार करते रहते थे।
रात को वो लोग जब चांदनी में गुफा से निकलकर पानी में दाखिल होते देखते थे तो बहुत खुश होते थे। सांपों की तरह इस अजगर से भी कोई खौफ न खाता था। अजगर भी किसी की तरफ आंख उठाकर भी देखता था। सुबह जब अजगर वापस पहाड़ों में चला जाता था तो लोग जमकर नहाते। वो लोग जिनके जख्म पुराने होकर सड़ रहे होते और किसी भी दवा से ठीक न होते हो, यह पानी उनके लिए वरदान साबित होता था। यह सिलसिला कई बरसों से चल रहा था। लोग दूर दूर के देहात से झील पर आते और सेहतमंद होकर लौटते। यही वजह थी कि यहाँ के लोग सांपों से नफरत नहीं करते थे। अनिल कुमार और अशोक कुमार अब जवानी की दहलीज पर कदम रख चुके थे, मगर अशोक की शरारतों में अब भी कमी नहीं आई थी। अब तो वो दोनों अक्सर बाप के बगैर ही शिकार खेलने चले जाते थे। उस दिन भी उन दोनों ने शिकार का प्रोग्राम बना लिया। उन्होंने किसी नौकर को भी साथ न लिया और दोनों जंगल की तरफ रवाना हो गए। वो दोनों एक ही घोड़े पर सवार थे। बदकिस्मती से उस दिन कोई शिकार भी उनके हाथ न लगा। जब वो वापस लौटे रहे थे तो उन्होंने देखा कि झरने से बनने वाली नदी के किनारे सांपों का एक जोड़ा अटखेलियां कर रहा था। उनमें एक नाग और नागिन थी। अनिल ने घोड़ा रोक लिया। दोनों सांपों की शरारत भरी अटखेलियों से आनंदित हो रहे थे। कारतूस से भरी बंदूक अशोक के हाथ में थी। न जाने उसे क्या शरारत सूझी कि उसने उन दोनों का निशाना लेकर ट्रिगर दबा दिया। गोली नाक को लगी और थोड़ी देर में ही उसके प्राण खेरू उड़ गए। यह क्या कर डाला तुमने? अनिल ने दू खबरे स्वर में कहा। शिकार किया है भाई, मैं खाली हाथ वापस नहीं लौटना चाहता था, अशोक ने हंसकर जवाब दिया। जुल्म किया है तुमने। देखो उसकी साथी नागिन किस तरह गुस्से में है। चलो जल्दी भाग चलो। तुम जाना चाहो तो चले जाओ, अशोक बोला, मैं इसका भी शिकार करूंगा। अनिल चला गया। नागिन ने अपने नाग को अपनी आंखों के सामने मरते देखा तो वो गुस्से से पागल हो उठी। वो फुफकारी हुई अशोक की तरफ बढ़ने लगी। अशोक अकेला रह गया था। उसने घबराकर 2-3 फायर किए, मगर बौखलाहट में कोई निशाना सही नहीं लगा। अशोक ने डर के मारे बंदूक फेंक दी और भागने की बजाय नदी में छलांग लगा दी कि नागिन पानी में नहीं आएगी। मगर यह उसकी भूल थी। नागिन कुछ देर फुंफकारने रही, फिर वो भी रेंगती हुई आकर पानी में उतर गई। उसने पानी में एक इतनी देर में नदी के पानी का रंग काला पड़ने लगा था। अशोक को ऐसा लग रहा था जैसे उसके जिस्म में किसी ने में भर दी हो। वो नदी से निकलकर गांव की तरफ भाग उठा। भागते भागते शरीर में जलन से उसकी चीखें निकलने लगी थी। नागिन ने शायद उसके पास पानी में अपना जहर छोड़कर उसे जहरीला कर दिया था। जहर इतना तेज था कि अशोक की चमड़ी गल सड़कर गिरने लगी थी। फिर हवेली पहुंचते ही अशोक जिंदगी से हाथ धो बैठा था। उसकी मौत इतने दर्दनाक तरीके से हुई थी कि देखने वाले कानों को हाथ लगाने लगे थे। गांव और हवेली में मातम का माहौल था। अनिल कुमार भी भयभीत था। मोहन लाल जब अपने काम से वापस लौटा तो अशोक की अर्थी तैयार थी। मोहन लाल की हालत खराब थी। जवान बेटे की मौत ने उसे चूर चूर कर दिया था। वो दीवारों से सिर टकराकर रो रहा था। गांव के लोगों का कहना था कि मोहन लाल को उन बेबस गरीब और मजदूरों की हाय लगी है जिनकी इज्जतें वो बर्बाद करता रहा था। मगर मोहन लाल को इन बातों का भला कहाँ एहसास था। वो बेटे की मौत के गम में उलझकर रह गया था। काश वो बेटे की मौत के बाद हालत से समझौता और अपने बुरे कर्मों से तौबा कर लेता, मगर उसने ऐसा नहीं किया और उल्टे सांपों से इंतकाम लेने की ठान ली। मोहन लाल ने इस काम के लिए अपनी दौलत बहानी शुरू कर दी। उसने कसम खाई कि वो इस इलाके सांपों का नामोनिशान मिटा देगा। वो किसी भी सांप को जिंदा नहीं रहने देगा।
मोहनलाल ने ऐलान करवा दिया कि कोई गांव वाला या सपेरा एक सांप मारकर लाए तो उसे नकद इनाम के साथ साथ 1 मन गेहूं भी दिया जाएगा। मोहनलाल के खौफ से लोगों ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई और सांपों के सफाई के काम में शामिल हो गए। कई लोगों ने सांप मारे और मोहनलाल से नकद रकम और गेहूं प्राप्त किए। लेकिन सांपों का सफाया इतना आसान काम नहीं था। यह एक नामुमकिन सा काम था और इसके लिए बहुत ज्यादा वक्त की जरूरत थी। इसी वजह से मोहनलाल गुस्से में अंधा हो गया। मोहनलाल दिल्ली और दूसरे शहरों में घूमा और ऐसे लोगों की सेवाएं हासिल की जो इस तरह का कारोबार करते थे। मोहनलाल उन लोगों को भारी मुआवजा देकर गांव में ले आया। उन्होंने पहाड़ी में बारूदी सुरंगें लगाकर उसे कंकर कंकर कर दिया। वो अजगर जो बीमारों का मसीहा था, वो भी इन धमाकों में मारा गया। इसके साथ ही वो पानी आना भी बंद हो गया जो झील में आकर नदी का रूप ले लेता था। मोहनलाल ने ढेरों दौलत फूंक कर बहुत सारे सांपों को मरवा डाला और इसके साथ ही उसने नागपुर का नाम बदलकर अशोकनगर रख डाला। मोहनलाल अब भी शिकार करता था, मगर सांपों का, सिर्फ सांपों का। उसके अंदर की इंतकाम की आग अभी तक ठंडी नहीं हुई थी। लगता था वो पागल हो गया है। वह उसकी भूल थी जो यह समझ बैठा था कि वो सांपों की नस्ल ही खत्म कर डालेगा। यूं ही 3 साल बीत गए। मोहनलाल अशोक की मौत का गम भूलने लगा था और फिर से अय्याशियां शुरू कर दी थी। उसने अनिल कुमार को दिल्ली भेज दिया, कुछ नौकर भी उसके साथ कर दिए ताकि उसे कोई नुकसान न पहुंचे और उसकी आज़ादी में भी खलल न पड़े। इस दौरान मोहनलाल कुछ दिनों के लिए श्रीनगर गया तो वहां उसने पहली बार अपने एक नौकर की खूबसूरत और जवान पत्नी को देखा तो उस पर मर मिटा। वर्मा नाम का एक शख्स उसका पुराना नौकर था, जो श्रीनगर वाली कोठी में ही रहता था। वर्मा स्वर्ग सिधार गया तो उसकी जगह उसकी बीवी मालती ने ले ली। मालती लाखों में एक थी और मोहनलाल ने जिंदगी में इससे पहले ऐसी औरत नहीं देखी थी। मालती सुंदरता का एक नायाब नमूना थी। मालती को देखकर मोहनलाल के दिन का चैन और रातों की नींद उड़ गई। उसका बूढ़ा जिस्म तपने लगा था। उसने मालती पर मेहरबानियों के टोकरे बरसाने शुरू कर दिए। मालती भी उसकी एहसानमंद हो गई और जल्दी ही वो दोनों एक दूसरे करीब बेपनाह। मालती इकरार लिया। मोहन के मुरझाए तमाम सीमाएं चाहता मालती सुंदरता जवानी सस्ती दिया। उसने उससे पड़ेगी। मोहनलाल मालती चाहत बेताब शादी मानने श्रीनगर मालती लेकर गया। मोहनलाल मालती पाकर उसकी जिंदगी हसीन और रंगीन महीने उसने हनीमून मनाते गुजारे। मालती अपनी मोहब्बतें उसके बाद मोहनलाल कुछ बीमार सा उसकी रोज बरोज गिरती चली गई। उसका बहुत इलाज कराया गया मगर स्वस्थ सका। मोहनलाल जिस्म सूखने लगा, बिल्कुल जैसे मिलने की वजह सूखता चला जाता है। लगता मोहन जिस्म किसी सारा खून निचोड़ लिया। महीने बाद मोहनलाल जिंदगी चिराग गया। मालती दहाड़े मार मार कर और बाल खोलकर ऐसा लगता मोहनलाल साथ ही सती जाएगी, उसी चिता जलकर। मगर ऐसा नहीं हुआ। उसी मालती हवेली ऐसी गायब, उसका नामोनिशान मिला। मोहनलाल की मौत बाद गांव वालों सुख सांस लिया। अनिल कुमार अब भी दिल्ली रहता और कभी कभार गांव आता। जमीनों गांव के कारोबार की जिम्मेदारी उसने पूरी तरह अपने बचपन दोस्त रोहित डाल दी थी। रोहित बहुत ही शरीफ और नर्म दिल इंसान, उसने बड़ी कुशलता काम संभाल रखे थे। मोहनलाल की सफेद हवेली वीरान नजर आती थी। अनिल कुमार जब गांव आता हवेली की रौनकें लौट आती थी। गांव भी चहल पहल शुरू हो जाती थी। अनिल कुमार अपने बाप बिल्कुल भिन्न, उसने अभी तक शादी नहीं की थी। रोहित की बहन पूजा अनिल पसंद करती थी, मगर अनिल ने उसमें कभी दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। उसके दिल पूजा लिए इस किस्म की भावनाएं ही नहीं थी। हाँ कर दे, इन दिनों भी अनिल गांव आया हुआ था।
गर्मियों के दिन थे और अनिल ने दिल्ली की गर्मी से राहत पाने के लिए गांव का रुख किया था। लंबे समय बाद न जाने उसके मन में क्या समाई कि उसने शिकार का प्रोग्राम बना लिया। वो जंगल की तरफ निकल आया। जंगल में उसे एक हिरण दिखाई दिया, तो उसने अपना घोड़ा उसके पीछे लगा दिया। उसके नौकर वहीं ठहर गए कि जब अनिल उन्हें बुलाएगा तो वो जाकर शिकार उठा लाएंगे, क्योंकि अनिल का निशाना बहुत पक्का था। हिरण आगे और अनिल उसके पीछे था, लेकिन हिरण उसके निशाने पर नहीं आ रहा था। इस तरह अनिल कुमार जंगल में ही आगे बढ़ता जा रहा था। आखिर हिरण उसकी नजरों से ही ओझल हो गया। अनिल ने इधर-उधर हिरण को काफी तलाश किया, लेकिन हिरण का कहीं नामोनिशान न मिला। अनिल एक जगह रुक सांसें ठीक करने लगा। वो सोच रहा था कि शायद हिरण दोबारा दिखाई दे और वो उसका शिकार करे, मगर उसे कामयाबी नहीं मिली। हिरण तो ऐसे गायब हुआ था जैसे उसे जमीन निगल गई हो। अनिल मायूस होकर वापस जाने लगा, मगर अभी वो थोड़ी ही दूर गया था कि उसे किसी औरत के रोने की आवाज आई। अनिल ने घोड़ा उसी तरफ मोड़ दिया जहां से आवाज आ रही थी। कुछ दूर जाकर उसने देखा कि निहायत खूबसूरत एक लड़की एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही है। उस लड़की की पोशाक बहुत कीमती थी और उसने बहुत कीमती जेवर भी पहन रखे थे। लड़की इतनी हसीन थी कि अनिल कुमार उसे देखता ही रहेगा। उसने अपनी जिंदगी में इस कदर हसीन लड़की नहीं देखी थी। वो हैरान था कि हसीन और जवान लड़की जंगल में कैसे आ गई और वो रो क्यों रही है। लड़की के लिबास से जाहिर था कि वो किसी बड़े खानदान से ताल्लुक रखती है। अनिल घोड़े से उतर गया और वो लड़की के पास पहुंचा। तुम कौन हो और इस तरह जंगल में बैठी रो क्यों रही हो? अनिल ने पूछा। मैं एक अभागिन हूँ और अपनी किस्मत को रो रही हूँ, लड़की ने रोते हुए ही जवाब दिया। क्या मुसीबत पड़ी है तुम पर? तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? अनिल ने कई सवाल पूछ डाले। उसका लहजा काफी हमदर्दी वाला हो गया था। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं? लड़की ने पूछा। तो मुझे हालात बताओ, मैं हर मुमकिन मदद करने की कोशिश करूंगा, अनिल ने लड़की को तसल्ली देते हुए कहा। लड़की कहने लगी, मैं पंजाब की रहने वाली हूँ। मेरा बाप भंडार गांव का रईस था। हमारे पास ढेरों जायदाद और दौलत थी। मैं अपने बाप की इकलौती और लाडली औलाद थी। साथ वाले गांव के राजपूतों से हमारी पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी। अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते थे। कुछ दिन पहले वह झगड़ा बढ़ गया और राजपूतों ने हमारे गांव पर हमला कर दिया। मेरे बाप और बिरादरी वालों ने उनका मुकाबला किया, मगर उस लड़ाई में मेरा बाप मारा गया। मैं जानती थी कि दुश्मन अब मुझे पकड़कर अपने साथ ले जाएंगे और मेरे साथ बहुत ही बड़ा और जालिमाना सुलूक करेंगे। इसलिए मैंने वहां से भाग निकलना ही बेहतर समझा। मैं एक चोर दरवाजे से हवेली से निकल भागी। मैं छुपती छुपाती इधर-उधर पनाह की तलाश में भटकने लगो और भटकते भटकते ही इस जंगल में आ पहुंची हूँ और कहीं पनाह की तलाश में हूँ। साथ ही डर भी रही हूँ कि कहीं दुश्मन मुझे ढूंढते हुए इधर न आ निकले और मुझे पकड़कर न ले जाएं। लड़की ने कहकर फिर रोना शुरू कर दिया। लड़की की दोहख भरी दास्तान सुनकर अनिल का दिल पसीज गया। अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम दुश्मनों की पहुंच से दूर आ चुकी हो। अब तुम पंजाब में नहीं, कश्मीर में हो। मेरा तो अब इस दुनिया में कोई नहीं रहा, लड़की रोते हुए कहने लगी। मेरा सब कुछ लुट गया है। अब मैं जिंदा कैसे रहूंगी? और जिंदा रहकर करूंगी भी क्या? रोने से कोई फायदा नहीं। अनिल हमदर्दी से बोला, तुम मेरे साथ मेरे गांव में मेरी हवेली में चलकर रहो। वहां तुम्हें सुरक्षा भी मिलेगी और सुख भी। आपकी हमदर्दी का बहुत शुक्रिया, लड़की ने निगाहें झुकाते हुए कहा। आप मुझे अच्छे आदमी लगते हैं। तो फिर उठो, चलो मेरे साथ। मैं हवेली में किस हैसियत से रहूंगी?
नौकरानी, ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हारा मुनारिज रुतबा दूंगा, अनिल ने गंभीरता से कहा। कैमरा रुत्या, लड़की ने पूछा। अनिल सोच में पड़ गया। लड़की की अद्भुत सुंदरता ने उसका मन पहले ही मोह लिया था। अब उसे यह भी पता चल गया था कि लड़की ऊंचे खानदान की है। अगर तुम बुरा न मानो तो एक बात कहूं, अनिल झिझकते हुए बोला। हाँ हाँ कहिए, लड़की ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। मैं अशोकनगर के रईस मोहन लाल का बेटा हूँ। मैं तुम्हें जीवन साथी बनाकर तुम्हें मुनासिब मुकाम देना चाहता हूँ। लड़की ने निगाहें झुका ली और अपना चेहरा हाथों में छुपाकर शर्माने लगी। अनिल का चेहरा खुशी से दहकने लगा। उसने आगे बढ़कर लड़की का हाथ पकड़ा और बोला, उठो मेरे दिल की रानी। मैं खुशकिस्मत हूँ और तुम्हारा शुक्रगुजार भी कि तुमने मेरा मान रख लिया। तुम्हारे रूप में मुझे बिल्कुल वैसी ही पत्नी मिली है जैसी पत्नी की मेरे दिल में तमन्ना थी। लड़की ने अपना नाम सारिका बताया। अनिल ने सारिका को घोड़े पर बिठाया और अपने गांव की तरफ चल पड़ा। अनिल और सारिका की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। कई दिन गांव में गहमागहमी और जश्न का माहौल रहा। कुछ दिन बाद एक दिन सारिका ने अनिल कुमार से कहा, आपको पाकर मेरे दिल की मुराद पूरी हो गई है। इतनी खुशी मैंने अपने गांव में रहकर भी न पाई थी जितनी आपकी संगत में रहकर मिली है। मैंने पूरा जीवन गांव में रहकर ही गुजारा है। अब मेरी इच्छा है कि हम शहर जाकर रहें। मैं शहर का जीवन जीकर उससे आनंद उठाना चाहती हूँ। अनिल ने सारिका की इच्छा का सम्मान किया और उसे लेकर दिल्ली आ गया। उन दोनों में बेपनाह प्यार था और यह प्यार दिन-ब-दिन बढ़ता ही जा रहा था। अनिल तो रोज-रोज उसकी कशिश में गिरफ्तार होता जा रहा था, मगर यह खुशी और उल्लास के दिन ज्यादा देर बरकरार न रह सके। अचानक ही अनिल बीमार हो गया। उसकी तबीयत मारी-मारी सी रहने लगी। उसका जिस्म टूटा-टूटा सा और पेट में हर वक्त दर्द रहने लगा। अनिल ने में उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अरे यह मामूली बात है, कुछ कमजोरी हो गई है, जल्दी ही ठीक हो जाएगी, उसने सारिका के पूछने पर लापरवाही से कहा था। लेकिन ज्यों-ज्यों वक्त गुजरता गया, मोहन की बीमारी बढ़ती गई। उसने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने भी कहा कि मामूली बात है और उस मामूली बात के लिए डॉक्टर ने मामूली सी दवाएं दे दी। अनिल ने बड़े नियम और समय से दवाइयां ली, लेकिन उसका पेट दर्द ठीक नहीं हुआ, बल्कि वो दर्द प्रतिदिन बढ़ता ही गया। फिर कई डॉक्टरों और हकीम वैद्यों से इलाज कराने का एक सिलसिला सा चल निकला, मगर नतीजा वही, ढाक के 3 पात। मर्ज दिन-ब-दिन बढ़ता ही गया। नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि बीमारी की वजह से अनिल अपने कमरे तक ही सीमित रह गया। वो हर वक्त बिस्तर पर पड़ा रहता। अनिल इस कद्र कमजोर हो गया था कि उसमें चलने फिरने की हिम्मत भी नहीं थी। सारिका भी अनिल की बीमारी की वजह से परेशान रहने लगी थी। वो हर वक्त अनिल के पास रहती थी और बड़ी लगन से उसकी तीमारदारी करती थी। ऐसे ही कई महीने गुजर गए। किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मोहन को बीमारी क्या है। डॉक्टर, हकीम और वैद्य अपनी कोशिशें करके हार गए थे। खुद अनिल भी फिक्रमंद था। उसे लगता था उसकी जिंदगी के दिन कम होते जा रहे हैं। सारिका हर पल उसको ढांढस बंधाती रहती थी कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा। रोहित ने अनिल की तरफ से निराश होकर पूजा की शादी दूसरी जगह कर दी थी। उसे दुख जरूर था कि अनिल ने उसका मान नहीं रखा, मगर वो अनिल से नाराज नहीं था। उसे अनिल से आज भी उतना ही लगाव था जितना कि शादी से पहले था। पूजा शादी के बाद अपने पति के साथ श्रीनगर चली गई थी। एक दिन रोहित किसी काम से दिल्ली आया तो वो अनिल से मिलने भी चला आया। उसने अनिल की हालत देखी तो वो भी परेशान हो गया। रोहित 1 हफ्ता दिल्ली रहा और उसने अनिल की सेवा की, हर तरह से ख्याल रखा। एक बार फिर उसने अनिल को कई डॉक्टरों से दिखाया।
और फिर जिद करके वो अनिल और सारिका को वापस गाँव ले आया। अनिल और सारिका दोनों ही गाँव नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि उन दिनों सारिका गर्भवती थी। मगर रोहित ने उनकी एक न सुनी थी। उसका ख्याल था कि गांव के खुले वातावरण और स्वस्थवर्धक पानी से अनिल जल्दी ही सेहतमंद हो जाएगा। गांव लाकर रोहित ने एक बार फिर हकीमों और वैद्यों की लाइन लगा दी थी अनिल के लिए और फिर से उसका इलाज शुरू करवा दिया था। मगर फिर भी अनिल सेहत न पा सका। उसकी बीमारी ही किसी की समझ में नहीं आती थी, इलाज कैसे होता। इस दौरान रोहित की भी शादी हो गई थी। रोहित ने भी अपनी पसंद से शादी की थी और उसकी पत्नी रूपा भी लाखों में एक थी। बेटी वो साथ वाले गांव कंडियाल के ठाकुर की इकलौती और लाडली बेटी थी। समय आने पर सारिका ने सफेद हवेली में एक बेटी को जन्म दिया। उसकी बहुत ही और गोलमटोल थी। उसका नाम नीलिमा रखा गया। उसके 2 महीने बाद ही रोहित और रूपा भी एक बेटे के माता पिता बन गए। उन चारों ने मिलकर नीलिमा और रोहित के बेटे की सगाई कर दी। दूरदराज क्षेत्रों में उन दिनों बच्चे पैदा होते ही विवाह तय कर दिए जाते थे। यह सब कुछ सारिका और अनिल की इच्छा पर हुआ था और दुधमुहा राजकुमार सफेद हवेली का दामाद चुन लिया गया था। अनिल और सारिका अब भविष्य में गांव में ही रहने का इरादा कर लिया था। अब सारिका गांव में रहकर बहुत खुश थी, मगर अनिल जैसे दिन प्रतिदिन मौत की तरफ बढ़ रहा था। सारिका को उसकी बहुत फिक्र थी और वो दिनरात उसकी सेहत के लिए प्रार्थना करती रहती थी, मगर अनिल के कदम जिंदगी की तरफ लौट ही नहीं रहे थे। एक दिन रोहित घूमता फिरता पहाड़ी पर उन सन्यासी जी के पास जा पहुंचा, जिनके बारे में उसे पता चला था कि वो बड़े चमत्कारी पुरुष हैं। रोहित ने उन गुरुजी को अनिल की बीमारी और किए गए इलाज के बारे तमाम तफसील बताई और उनसे अनुरोध किया कि वो अनिल के बारे में कुछ करें। गुरुजी ने रोहित का अनुरोध नहीं ठुकराया और उसके साथ ही चल पड़े। हवेली में आकर गुरुजी सीधा अनिल के कमरे में पहुंचे और उन्होंने वहां से बाकी सबको बाहर निकाल दिया। मुझे अपना सारा शरीर दिखाओ। जब सब लोग कमरे से बाहर चले गए तो गुरुजी ने अनिल से पूछा। अनिल ने जैसे ही अपने कपड़े उतारे, गुरुजी ने उसके शरीर पर एक गहरी निगाह डालते हुए पूछा, क्या तुम्हारी शादी को 1 साल होने वाला है? जी हाँ। अनिल ने स्वीकृति में सिर हिलाया और फिर शादी और शादी के बाद होने वाली तमाम घटनाएं गुरुजी को बता दी। इसमें सारिका से जंगल में होने वाली मुलाकात का भी जिक्र था। तो मेरा संदेह सच निकला, गुरुजी ने कहा। तुम एक जानलेवा बीमारी के शिकार हो बेटा, लेकिन उसकी पुष्टि के लिए तुम्हें मेरे निर्देश पर चलना होगा, गुरुजी ने बोझिल लहजे में कहा। इसके लिए तुम्हें 14वीं की रात का इंतजार करना होगा। उस रात तुमने सोना नहीं है, बल्कि सोने का बहाना करके लेटे रहना है। उस रात तुम्हारी पत्नी को तुम्हारे साथ कमरे में होना चाहिए। गुरुजी ने अनिल को अच्छी तरह समझा दिया और फिर 14वीं की रात का इंतजार करने लगे। 4 दिन बाद 14वीं की रात आई तो अनिल ने गुरुजी की बात पर अमल शुरू कर दिया। उसने दरवाजे पर अंदर से ताला लगाकर चाबी छुपा दी और हर रोज की तरह सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। सारिका भी उसके करीब ही सो रही थी। रात के दूसरे पहर अचानक सारिका जाग उठी। वो बिस्तर से उतरकर दरवाजे की तरफ बढ़ी और दरवाजा खोलकर बाहर जाने की कोशिश की, मगर उससे दरवाजा न खुल सका। सारिका झुंझला गई और उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। उसने अनिल को छूकर देखा कि वो सो रहा है या जाग रहा है। जब उसे इत्मीनान हो गया कि अनिल सो रहा है, तो सारिका ने नागिन का रूप धारण किया। फिर वो रेंगती हुई छोटे से झरोखे के रास्ते बाहर निकल गई। गुरुजी के निर्देश के मुताबिक अनिल जाग रहा था, सोना तो महज बहाना था। उसने सारिका को अपनी आंखों से नागिन का रूप धरते हुए देखा तो उसके होश उड़ गए। काफी देर बाद नागिन एक झरोखे से दोबारा कमरे में आई और फिर से सारिका बनकर अनिल के पहलू में लेट गई।
फिर जल्दी ही वो गहरी नींद में सो गई, मगर तमाम रात अनिल भयभीत जागता रहा। वो बहुत संयम किए हुए था, वरना उसका दिल तो चाह रहा था कि यहाँ से उठकर भाग खड़ा हो, मगर गुरुजी का निर्देश था कि वो कोई ऐसी हरकत न करे जिससे सारिका को यह शक हो कि उसका भेद खुल गया है। इसलिए मजबूरी में अनिल खामोश पड़ा रहा, मगर यह मजबूरी अनिल के लिए जानलेवा साबित हुई। सारिका की असलियत जानकर खौफ के मारे उसका दिल तेजी से धड़कता रहा और उसी खौफ से रात को ही वो चल बसा। अनिल की मौत पर पूरा गांव आंसू बहा रहा था, क्योंकि वो अपने बाप की तरह जालिम और हवस का पुजारी नहीं था। सारिका पर बार बार गशी के दौरे पड़ रहे थे। रोहित भी बहुत दुखी और उदास था, मगर वो साथ साथ सारिका को ढांढस भी बंधा रहा था। गुरुजी भी बहुत व्यथित हृदय से पहाड़ों में लौट गए, मगर जाने से पहले वो रोहित को बोल गए कि वो गुरुजी से जल्द ही उनके पहाड़ी वाले आश्रम में आकर मिले। रोहित ने भी उनसे फुर्सत पाते ही दर्शनों का वादा कर लिया था, मगर रोहित जल्दी गुरुजी के पास पहाड़ी पर न जा सका। कुछ देर बाद ही रोहित की पत्नी का भी देहांत हो गया। उसे किसी सांप ने डस लिया था। सब हैरान हो रहे थे कि मोहन लाल ने तो इस गांव से सांपों का नामोनिशान मिटा दिया था, तो फिर यह सांप कहाँ से आ गया जिसने रूपा को डस लिया था। रोहित के लिए यह दूसरा बड़ा सदमा था। गांव में फिर मातम होने लगा। एक तरफ सारिका थी, जो विधवा हो गई थी, और दूसरी तरफ रोहित था, जो विधुर हो गया था। अब तो वो खुद ही शोकदिल लिए था। वो सारिका को ढांढस कैसे बंधाता। मगर अब सारिका रोहित को तसल्ली दे रही थी। ऐसा लगता था कि सारिका से बड़ा रोहित का कोई हमदर्द नहीं है दुनिया में। इधर रोहित सारिका की हकीकत से भी बेखबर था। वो सारिका को अपना हमदर्द समझ रहा था। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, सारिका का झुकाव रोहित की तरफ ज्यादा होने लगा था। खुद रोहित भी सारिका के बारे में किसी और ही अंदाज में सोचने लगा था। एक दिन रोहित को गुरुजी की याद आ गई, तो वो पहाड़ों की तरफ चल पड़ा। रोहित ने गुरुजी को अपने आने की वजह रूपा की मौत बताई। रूपा की मौत के बारे में सुनकर गुरुजी चौंक उठे। रोहित, मैं अनिल की बीमारी की मौत और रूपा की मौत की वजह जान गया हूँ। फिर गुरुजी ने अपनी और अनिल की आखिरी बातचीत और 14वीं की रात की तफसील रोहित को बताई और कहा, सारिका औरत नहीं नागिन है। रोहित हैरत से गुरुजी की तरफ देखने लगा कि वो क्या कह रहे हैं। रोहित के पूछने पर गुरुजी ने बताया, अगर किसी सांप पर 100 साल तक किसी इंसान की नजर न पड़े तो वो इच्छाधारी बन जाता है। वो अपनी मर्जी से कोई भी काया अपनाकर लोगों के सामने आ सकता है। नागिनें 100 साल बाद आमतौर से खूबसूरत बनना पसंद करती है। वो ऐसा सुंदर रूप धरती है कि उसकी मिसाल नहीं मिलती। सारिका भी ऐसी ही नागिन है। रोहित की हैरतों की हद न रही। वो गुरुजी का मुंह तकता रह गया। सारिका का अगला शिकार तुम हो रोहित, गुरुजी ने कहकर रोहित के होश उड़ा दिए। तुम्हारी पत्नी रूपा को यकीनन सारिका ने ही रास्ते से हटाया है। अब वो तुमसे शादी करना चाहेगी और फिर वो अनिल की तरह तुम्हें भी बीमार कर राह से हटा देगी। रोहित की आंखें हैरत और दहशत से खुली की खुली रह गई। गुरुजी ने सच ही कहा था। रोहित और सारिका एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे। सारिका की असलियत जानकर रोहित परेशान हो गया, क्योंकि वो अनिल कुमार का हश्र देख चुका। सतर्कता की जरूरत है। सारिका को मामूली सा भी शक नहीं होना चाहिए कि हम उसकी हकीकत जान चुके हैं। उसे पता चल गया तो वो सब कुछ बर्बाद करके रख देगी। फिर गुरुजी ने ही रोहित से कहा कि वो सारिका के करीब जाए और जब सारिका उसे शादी की पेशकश करे तो वो फौरन तैयार हो जाए। उसके बाद गुरुजी, रोहित ने उतावली से पूछा, फिर जब सुहागरात को वो तुम्हारे कमरे में हो तो कमरे को आग लगा देना। सफेद हवेली में एक ऐसा कमरा मौजूद है जिसमें लकड़ी का काम बहुत ज्यादा किया गया है।
तुम उसे और अधिक सुंदर बनाने के लिए लकड़ी और लाख का काम करवाओ और फिर सुहागरात को कमरे में दाखिल होने के बजाय तेल छिड़क कर आग लगा दो ताकि उस कमरे की हर चीज सारिका समेत जलकर राख हो जाए। वो आग हवेली का और भी नुकसान कर सकती है, मगर इसके सिवा कोई चारा नहीं है। रोहित ने यह कठिन कार्य करने की हामी भर ली और प्रण किया कि वो सारिका से अपने दोस्त अनिल की मौत का बदला जरूर लेगा। वो गुरुजी का निर्देश और आश दे लेकर हवेली में लौ आया। उसके बाद रोहित ने सारिका का हर तरह से ख्याल रखना शुरू कर दिया। वो एक दूसरे के नजदीक आते गए और फिर एक दिन सारिका ने रोहित के सामने खुद ही शादी का प्रस्ताव रख दिया। रोहित ने भी थोड़ी सी दाएं बाएं करके अपनी सहमति दे दी। इस दौरान रोहित ने हवली के एक कमरे में ढेर सारी लकड़ी का काम करवा के ऊपर लाख के बेलबूटे बनवा दिए थे। रोहित और सारिका की शादी एक छोटे से समारोह में हो गई। गांव वाले भी इस शादी से बहुत खुश थे। शादी की पहली रात रोहित के लिए कड़ी परीक्षा की रात थी। उसके लिए जिंदगी और मौत का ख्याल था। जरा सी कमजोरी बाजी पलट सकती थी। सारिका दुल्हन बनी सुहाग सेज पर रोहित की प्रतीक्षक थी, मगर उसकी प्रतीक्षा रंग नहीं लाई। रोहित ने प्रोग्राम के मुताबिक उस कमरे को आग लगा दी। देखते ही देखते वो कमरा जलकर राख हो गया। सारिका भी उसमें जलकर मर गई। अगले दिन रोहित ने गांव वालों को भी सारिका की असलियत बता दी। हैरान होने के साथ साथ सुख की सांस भी ली। रोहित अपनी कामयाबी की खबर गुरुजी को सुनाने पहाड़ों पर चला गया। गुरुजी खुश हो गए कि एक जहरीली नागिन से उनकी जान छूट गई। नागिन को खत्म करना इतना आसान नहीं था। अब रोहित ही हवेली का मालिक था। उसने अपने बेटे राजकुमार और अनिल कुमार की बेटी नीलिमा के लिए रूपा की बहन से शादी कर ली। उसकी दूसरी पत्नी ने राजकुमार का तो खूब ख्याल रखा, मगर वो नीलम से नफरत करती थी, क्योंकि नीलिमा की माँ उसकी बहन रूपा की कातिल थी। इसके विपरीत रोहित नीलिमा का बहुत ख्याल रखता था, क्योंकि वो नीलिमा को ही अब हवेली की असल मालिक समझता था। नीलिमा और राजकुमार दोनों आपस में खूब लड़ते थे। यूं ही वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा और वो दोनों जवान हो गए। रोहित चाहता था कि दोनों उच्च शिक्षा प्राप्त करें। उसने राजकुमार को पढ़ने के लिए श्रीनगर भेज दिया, मगर नीलिमा को पढ़ाई से कोई दिलचस्पी या गरज न थी। ज्यों-ज्यों नीलिमा बड़ी हो रही थी, वो अकेली रहने की आदी हो गई थी। गांव में नीलिमा की कोई सहेली नहीं थी। कई लड़कियां वक्त-वक्त पर उससे हवेली में मिलने आती रहती थी, मगर वो किसी के घर गांव में नहीं जाती थी। नीलिमा रोहित से खिंची-खिंची सी रहती थी, मगर रोहित फिर भी उसका बहुत ख्याल रखता था। इसी तरह कई बरस गुजर गए। राजकुमार जब अपनी शिक्षा पूर्ण करके लौटा तो रोहित और मोहिनी ने नोलिमा और राजकुमार की शादी करने का फैसला कर लिया। रोहित ने उन दोनों की शादी पर रुपया पानी की तरह बहाया था और अपने तमाम अरमान पूरे किए थे। फिर वो रात भी आ गई। वो उनकी सुहागरात थी और जो हवेली में मनाई जा रही थी। राजकुमार मन में हजारों अरमान बसाए उस कमरे में दाखिल हुआ। नीलिमा दुल्हन बनी उसकी प्रतीक्षक थी। आकाश से उतरी कोई अप्सरा लग रही थी। राजकुमार ने अपनी सुनहरे काम वाली शेरवानी उतारी और उसे खूंटी पर टांगकर वो वापस मुड़ा तो उसे हैरत का जबरदस्त झटका लगा। अब पलंग पर नीलिमा की जगह पलंग पर एक नागिन फन फैलाए बैठी फुफकार रही थी। नागिन ने राजकुमार को संभलने का मौका ही नहीं दिया और उड़ती हुई सी राजकुमार चीखता हुआ बाहर भागा और किसी तरह रोहित के कमरे में आ गया। पलंग से उछलकर उसे डस लिया। रोहित और मोहिनी ने उसकी बदहवास हालत देखी तो वो भी परेशान हो गए। देखते ही देखते राजकुमार ने उन दोनों की बाहों में दम तोड़ दिया। मरने से पहले एक बार उसके होंठ हिले थे और उसने डूबी हुई आवाज में कहा था, नीलिमा औरत नहीं नागिन है, उसने उसने मुझे डस लिया।
रोहित ने अपना सिर थाम लिया और पछताने लगा कि काश उसने सारिका के साथ साथ नीलिमा को भी जला दिया होता। मगर वो धोखा खा गया था। उसे क्या मालूम था कि वो नीलिमा के रूप में एक और नागिन पाल रहा है। जल्दी ही यह खबर भी फैल गई और तमाम गांव वाले हवेली में जमा हो गए। हर कोई गमगीन था। रोहित गुस्से में बल खा रहा था। नीलिमा नागिन के रूप में हवेली में ही कहीं होगी, वो बचने न पाए। वो चीख उठा, तुम लोग इस हवेली की इंट बजा दो, उसने गांव वालों से कहा। लोगों ने रोहित के कहने पर हवेली में आग लगा दी। आग इतनी तेज थी कि उसने हवेली को जलाकर राख कर दिया। उस दिन गुरुजी भी गांव में आ गए थे। उन्हें जब नीलिमा के बारे में बताया गया तो वो अत्यंत दुखी हुए। मुझे दुख है कि मैं नीलिमा की हकीकत न जान सका और न ही इस दौरान तुम मेरे पास आए। मगर अब मुझे तसल्ली है कि नीलिमा अब मर चुकी है, वरना न जाने और क्या कुछ देखना पड़ता। अब उस हवेली के और पूरे गांव के खंडहर भी नजर नहीं आते। उसकी जगह एक टीला है जिसे देखकर यकीन नहीं आता कि यहाँ कभी नागपुर नाम का गांव था।